आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 20 अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन क्या होते हैं? जब हम किसी विषय पर अपने वाक्यों को अपनी भाषा में सरल रूप में व्यक्त करते हैं, वो अनुच्छेद लेखन कहलाते हैं। ये निबंध का छोटा रूप होता है, यानी इसमें हमें ज्यादा विस्तार नहीं करना होता। अपनी भाषा में कुछ छोटे वाक्यों में ही हमें उस विषय पर लिखना होता है। अनुच्छेद लेखन का अर्थ है दिए गए विषय पर कुछ इस तरह से लिखना कि विषय सार रूप में प्रस्तुत हो जाए। वास्तव में अनुच्छेद निबंध का अति लघु रूप है, यानी निबंध का छोटा रूप ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन के लिए आवश्यक है कि छात्रों में सूझबूझ तथा मौलिक लेखन की क्षमता हो। छात्रों को कुछ ऐसे विषय दिए जाते हैं जिनके संबंध में वे स्वयं कुछ सोचकर लिख पाए। इसके लिए आवश्यक है विषय छात्रों के जाने पहचाने। तो जिस पर आप अनुच्छेद लिखे तो उस विषय के बारे में बच्चे पहले से जानते हो। जब उस विषय के बारे में जानेंगे नहीं तो उसके बारे में अनुच्छेद कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो विषय ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में छात्र अच्छे से जानते पहचानते हो। विषय वर्णनात्मक हो। ठीक है, विषय ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप किसी चीज को वर्णन कर सके, जिसके बारे में कोई बात ही ना हो। अगर ऐसे कोई विषय दे देंगे तो उसके बारे में छात्र क्या वर्णन करेंगे? तो छात्र वर्णनात्मक विषयों पर लिखना सीख जाए तो विचारात्मक विषयों की ओर उन्हें मोड़ा जा सकता है। छात्र प्रारंभ में स्थूल दृष्टि का प्रयोग करने हेतु देखी हुई वस्तुओं के विषय में लिखेंगे। देखी हुई वस्तुओं के पश्चात छात्र चटी हुई, सूंघी हुई और स्पर्श की हुई वस्तुओं के विषय में भी वर्णन करना सीखे। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे वर्णन से अनुभव की ओर बढ़ेंगे। यही हमारे रचनात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, विषय पर बिना किसी भूमिका के विचार प्रकट करने चाहिए। ठीक है। दूसरा, शुद्ध एवं सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, अनुच्छेद लिखते समय उदाहरण, पक्ष विपक्ष तथा तर्क वितर्क से बचना चाहिए। अनुच्छेद 100 से 150 शब्दों तक सीमित रखने चाहिए, यानी अनुच्छेद आपको बहुत बड़े नहीं लिखने हैं। ठीक है, केवल 100 से 150 शब्दों तक ही बहुत होते हैं। कुछ अनुच्छेदों के उदाहरण देखें तो यहाँ पर एक अनुच्छेद का विषय आपका क्या है कि बाढ़ का दृश्य। तो बाढ़ का दृश्य कैसा होता है उसके बारे में आप अपने विषय में अपनी समझ के द्वारा कुछ वाक्य लिखेंगे। ठीक है, तो अपनी समझ पर आधारित एक अनुच्छेद लिखते हैं कि नदियां जीवनदायिनी है, हमारी माता की तरह ये हमारा पालन पोषण करती है। ठीक है, तो नदियां क्या है? इनसे हमें पानी मिलता है, हमें एक अच्छा जीवन देती है और ये हमारा पालन पोषण भी करती है। परंतु हम नदियों में कभी कंकड़ पत्थर तो कभी गंदा सामान डालकर उन्हें गंदा करते रहते हैं, है ना। तो आज के समय में नदियां देखना आप कितनी गंदी हो गई हैं। लोग कंकड़ पत्थर डाल रहे हैं, उसमें गंदी चीजें डाल रहे हैं, कूड़ा करकट, तो नदियां एकदम गंदी कर दी गई है। शायद हमारे इन्हीं कुकर्मों का बदला लेने के लिए ये नदियां कभी कभी विकराल रूप धारण कर अपना क्रोध प्रकट करती हैं। इस तबाही को देखने का अवसर मुझे तब मिला जब मैं स्काउट का सदस्य होने के कारण अपने साथियों के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गया। ठीक है, तो जब वो बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने गए तो वहां पर उन्हें समझ में आया कि ये नदियों का जो प्रकोप होता है, इनका जो गुस्सा होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि हम इन्हें गंदा कर देते हैं, हम इनके साथ गलत करते हैं, इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। इसीलिए जब इन्हें गुस्सा आता है, इन्हें क्रोध होता है, तो इनका विकराल रूप जो होता है वो हम पर बहुत भारी पड़ता है। बड़ा हृदय विदारक दृश्य था। दूर दूर तक जल के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आ रहा था। कहीं कहीं पर वृक्षों के ऊपरी भाग, बिजली के खंभे अथवा लकड़ी के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। पूरा का पूरा गांव पानी में डूबा पड़ा था, कोई सामान नहीं बचा था। एक महिला अपने बच्चे के साथ लकड़ी के फट्टे को पकड़े बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि यहाँ कभी मकान, सड़कें अथवा खेत रहे होंगे। बाढ़ का दृश्य देखकर लग रहा था कि चारों ओर समुद्र उमड़ रहा है। नदियों ने बाढ़ के रूप में दोष प्रकट न कर जाने जन माल का कितना नुकसान किया, कहना कठिन है। ठीक है, तो नदियों के द्वारा जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ से क्या है, जन धन माल सभी की हानि हुई है। इतने सारे लोग जो हैं वो बह जाते हैं, कितने लोगों के घर डूब जाते हैं, तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। जब बाढ़ आती है तो कितना नुकसान होता है, घर के घर बह जाते हैं, सब सामान इधर उधर सब उथल पुथल हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ पीड़ित रह जाते हैं, है ना। तो जब बाढ़ आती है लोगों को बहुत सारा नुकसान होता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अपनी नदियों को साफ सुथरा रखना चाहिए। कभी भी उनको ऐसे उसमें गंदी चीजें डालकर उसको गंदा नहीं करना चाहिए। इसके बाद दूसरा
अनुच्छेद आपका किस पर है? बस अड्डे की पनवाड़ी। ठीक है, तो बस अड्डे की पनवाड़ी पर यहाँ पर एक अनुच्छेद लिखा गया है, तो इसको पढ़ेंगे। मेरे घर के पास क्षेत्रीय मदर डेयरी है। मदर डेयरी के ठीक सामने एक बस अड्डा है। यहाँ आम का एक पेड़ है। मैं वर्षों से इस पेड़ के नीचे एक पनवाड़ी को देखती रही। ईंटों के बने चबूतरे पर टीन की एक बड़ी सी चौकोर ट्रे रखी हुई है, जिसमें छोटे छोटे डिब्बे और बोतलें रखी हैं। इन डिब्बों और बोतलों में कत्था, सुपारी, चूना, गुलकंद आदि रखे हैं। मेरे स्वयं एक पत्थर की कुर्सी पर बैठा है। पास ही पानी से भरी एक बाल्टी रखी है। पानी में पान के पत्ते हैं। पान वाला एक एक पत्ता निकालकर अपने सामने रख के लाल कपड़े पर रखता है और क्रम से उन पर कत्था लगाता है। कत्था और चूना लगाने के लिए उसके पास कलमनुमा लकड़ी है। मैंने उसे हमेशा फुर्ती से पान लगाते देखा है। उसके चारों ओर पान के शौकीनों की भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ पर एक पनवाड़ी की बस अड्डे के पास में एक पान वाला रहता है। उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो पान वाला कैसा है, कि वो नियम से अपने कामों को कैसे करता है। हमेशा उसके पास एक टेबल पर कुछ बोतलें रहती है, उसमें चूना, सुपारी, कत्था, गुलकंद ये सब रहता है। और किस तरह से वो एक लाल कपड़े पर एक बाल्टी में उसके पास साफ पानी होता है, उसमें से पान को भिगोकर साफ करके उन पर रखता है और उस पर लकड़ी के कलमनुमा एक चीज होती है, उससे वो उन पर सब पर कैसे चूना, कत्था, गुलकंद ये सब लगाता है और सबको पान लेता है। ठीक है, और पान खाने वाले के जो शौकीन होते हैं वो उसके आसपास भीड़ लगाए हुए खड़े रहते हैं। एक ओर तो पान पर कत्था और चूना लगाता है और दूसरी ओर मीठी बोली से पान के बड़े दामों की चर्चा करता हुआ लोगों की जेबों को चूना लगाता है। सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक मैं उसे इसी मुद्रा में काम करते देखती हूँ। आजकल तो उसे चॉकलेट, खट्टे मीठे गोलियां भी रखनी शुरू कर दी है। अतः अब पान के शौकीनों के अतिरिक्त चॉकलेट, खट्टे मीठी गोलियों आदि के शौकीन भी उसके दुकान पर दिखाई देने लगते हैं। शौक ही तो है, चाहे पान का हो या चॉकलेट का हो। तो शौक ऐसी चीज है जो इंसान को पागल कर देती है। जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज का शौकीन हो जाता है तो वो उसके बिना नहीं रह पाता। ठीक है, तो हमें अपने शौक को पालना सीखना चाहिए, यानी हमें किसी भी चीज का ज्यादा आदी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया पर भी एक अनुच्छेद है, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है। विज्ञान ने मानव को असीम शक्तियां प्रदान करके उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। विज्ञान की उपलब्धियों में कंप्यूटर व इंटरनेट का विशेष योगदान है। ठीक है, तो आप जानते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट का हमारे जीवन में कितना योगदान है, जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीजें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हर क्षेत्र में आज के समय में देख सकेंगे आप, इंटरनेट और कंप्यूटर के द्वारा कोई भी काम संभव नहीं है। समस्त विश्व में तकनीकी क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है, जिसका परिणाम इंटरनेट भी है। प्रत्येक विषय से जुड़ी जानकारी हमें इंटरनेट द्वारा आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो किसी भी विषय से संबंधित आपको जानकारी कभी भी प्राप्त करनी हो तो आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा आप कोई भी जानकारी बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। चाहे वे पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे मनोरंजन से जुड़ा विषय हो, सबकी जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो आज इंटरनेट की सहायता से होने वाली भुगतान प्रक्रिया ने व्यक्तियों को पंक्तियों में खड़े होकर घंटों बिजली के बिल जमा करने, रेलवे बुकिंग, हवाई यात्रा बुकिंग में होने वाले समय की बर्बादी से बचाया है। इंटरनेट द्वारा पत्र व संदेश भेजे जा सकते हैं। ईमेल द्वारा हम घर बैठे ही अपने मित्रों, सगे संबंधियों व विभिन्न संस्थानों से पत्र व्यवहार कर सकते हैं। बड़े बड़े कारोबार इंटरनेट के जरिए किए जा रहे हैं। आज बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी विद्यालय में परीक्षा परिणाम पहुंचाने से पहले ही इंटरनेट पर उसे जान लेते हैं। ठीक है, तो आज इंटरनेट अपने साथ हमारे जीवन में समस्याएं भी लाया है। इंटरनेट द्वारा नए प्रकार के अपराधों का जन्म हुआ है, जिन्हें साइबर क्राइम या इसके माध्यम से चोरी करने वालों को हैकर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आज के समय में क्या हैकर्स भी बहुत हैं। जब कोई किसी चीज को इंटरनेट के माध्यम से लोग बहुत सारी चीजें एक दूसरे की हैक कर लेते हैं, यानी कैच कर लेते हैं, किसी की वेबसाइट को खोल लेते हैं, किसी की ईमेल आईडी वगैरह हैक कर लेते हैं ना। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार कानून बना रही है। इस प्रकार यह मानव के विवेक पर निर्भर करता है कि विज्ञान की इस महत्वपूर्ण देन का सदुपयोग कर उसको वरदान सिद्ध करता है या दुरुपयोग कर इसको अभिशाप। तो ये इंसान पर ही आधारित है कि वो विज्ञान द्वारा बनाई गई इस चीज को वरदान सिद्ध करेगा या फिर अभिशाप। ठीक है, तो ये आपके हाथ में है कि आप इसको अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे या फिर गलत तरीके से। तो हर चीज के अपने लाभ भी है और नुकसान भी है।
ठीक है, तो ये आप पर आधारित करता है, आप पर आधारित है कि आप उस चीज का सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। विवेकशील मनुष्य को चाहिए कि विज्ञान की इस देन के सकारात्मक पहलू का लाभ उठाए और प्रगति करता रहे। इसके बाद यहाँ पर ये 2 विषय और हैं जिन पर अनुच्छेद दिए गए हैं, तो आप अभ्यास में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर अभ्यास में आपके पास ये कुछ विषय दे गए हैं जिन पर आपको अनुच्छेद लिखना है। देश प्रेम, सच्चा मित्र, मेरे पूजनीय माता पिता, संस्कृति और धर्म और अपना हाथ जगन्नाथ। तो ये विषय है जिन पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो आप अपनी भाषा में सरल और स्पष्ट भाषा में इन पर अनुच्छेद लिखेंगे, अच्छे अच्छे वाक्य लिखेंगे। तो 100 से 150 शब्दों तक आप इन विषयों पर अपने भाषा में अनुच्छेद लिखेंगे। ठीक है, तो अभ्यास करेंगे जिससे आपको अपने विचार स्पष्ट करने आ जाएंगे। इससे आपको अपने विचार दूसरों के सामने रखने और लिखने अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।